नमस्कार, मुलाकात में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्पित कुमार। आज हम बात करेंगे सुशांत, प्रशांत, जेईई, नीट और कोविड जैसे गंभीर मुद्दों के ऊपर। और इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हर एक सामाजिक घटना पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले, बेबाकी से अपनी राय रखने वाले मेधाव्रत शास्त्री जी। शास्त्री जी, मुलाकात में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी। शास्त्री जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोविड को लेकर आपकी क्या समझ है, कोविड को लेकर आप क्या समझते हैं? संसार में बहुत कम आपदाएं ऐसी होती हैं जो पूरी की पूरी मानव जाति के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर देती हैं। कोविड पिछली एक सहस्रावधि की सबसे बड़ा संकट है जो मानव जाति के ऊपर आया है। और जब ये अपने अस्तित्व में आई है कोविड-19 बीमारी, उस समय इतने ज़्यादा मन में संशय थे, इतने डर थे लोगों के बीच में, लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया उसके बाद ये संशय और ये डर कम होते चले गए। लेकिन उसके बावजूद एक बात है जो हमें ये परेशान करती है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो इस आपदा के कारण आर्थिक संकट को न झेल रहा हो। जब आर्थिक विपत्ति आती है, आर्थिक संकट आता है, तो हमारी सारी की सारी व्यवस्थाएं जो हमने देश के रूप में की होती हैं, उनकी परीक्षा का भी वो क्षण होता है। तो मैंने देखा है इस कोविड की संकट के समय क्या विकसित देश और क्या विकासशील देश, सारे के सारे देशों की जो बिल्कुल स्थायी जो उनका सत्य है वो बिल्कुल लोगों के सामने है। यूएस में आपने देखा इतने सारे लोग मारे गए, वहाँ हॉस्पिटल में क्या व्यवस्थाएं थीं, यहाँ तक कि जो लोग मर गए उनके लिए वहाँ 2 गज ज़मीन की व्यवस्था करने में भी अमेरिका को मुश्किल हुई, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपने आप को बोलता है, जो दुनिया की महाशक्ति कहलाता है। तो कोविड एक ऐसा संकट है जिसने पूरी मानव जाति पर बहुत बड़े प्रश्न खड़े किए हैं, पूरे अस्तित्व के लिए संकट बना है। मैं ये जानना चाहता हूँ शास्त्री जी, जिस तरीके से आज मामले 33 लाख के करीब पहुँच चुके हैं, आज 33 लाख के करीब भारत पहुँच चुका है, उस स्थिति में भारत किस तरीके से अपने आप को बनाए हुए है? भारत की जो संस्थाएं हैं वो किस तरीके से कोविड से लड़ने के लिए अपना काम कर रही हैं? दुनिया में हमारा तीसरे स्थान पे हैं अभी हम कोविड में संक्रमितों के मामले में। लेकिन इसमें 2 पक्ष हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। पिछले 27 दिन से एक दिन में संक्रमितों की सबसे ज़्यादा संख्या भारत में आ रही है। पिछले 4 दिनों में जो सबसे ज़्यादा कोविड से मौतें हुई हैं वो भारत में हुई हैं। इस सारे के सारे संकट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारी जो संस्थाएं हैं, वो व्यक्ति जिनके पास उत्तरदायित्व है इस संकट के समय, इस संकट में लोगों के साथ खड़े होने के लिए, मुझे लगता है कि वो सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं अपनी भूमिकाओं में अनफिट हैं। है कि जो हमारे बड़े प्लेयर हैं, जो हमारी बड़ी संस्थाएं हैं, जो हमारी इंस्टीट्यूशन है, जो हमारी सरकार है, जो हमारा विपक्ष है, इन सारे के सारे लोगों को जो उत्तरदायित्व निभाना चाहिए था, जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, मैंने ना वो पक्ष की देखी, ना विपक्ष की देखी और ना उन लोकतांत्रिक संस्थाओं की देखी जिनके विषय में हमें बहुत विश्वास रहता है कि जब भी देश पर कोई संकट आएगा तो ये संस्थाएं हमारी मदद में आगे आएँ। जब कोविड की शुरुआत थी भारत में, उस समय ऐसा सरकार के द्वारा दावा किया गया कि जल्द भारत सबसे आगे है इससे निपटने में, और आज हम 33 लाख के करीब पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, कहीं न किसी संस्था की कोई ना कोई कमी रही होगी, तब आज हम 33 लाख के करीब पहुँचे हैं। जब हम अपनी पीठ खुद ही थपथपाने लगते हैं, वह संकट वहीं से शुरू हो जाता है। यदि हम समस्या को मान लेते, उसको रिकॉग्नाइज कर लेते, उसकी गंभीरता को समझ जाते, तो मुझे लगता है कि हम प्रयास करते। और जिस समय हमें प्रयास का समय मिला था, जिन लॉकडाउन के बीच में शुरू के जो दो लॉकडाउन थे, उस बीच में हम सारे के सारे लोग आमोद प्रमोद में व्यस्त थे, हम ताली और थाली जैसे उपक्रम कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि इसकी गंभीरता को न सरकार ने पहले माना न अब माना। पीठ इसलिए थपथपा रहे हैं कि जो आंकड़े हैं उनको हम कई तरीके से जब अपने हाथ में पकड़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं से हमको सहूलियत मिल जाती है, और हम उन आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि भारत ने फला दिन लॉकडाउन लगा दिया था, भारत में पॉजिटिविटी रेट बहुत कम हो गया है, भारत में सही होने वालों की संख्या बहुत अच्छी है। तो आपको ये बता दूं कि पूरी दुनिया में एसिम्प्टोमेटिक जो मरीज़ हैं
उनकी बहुतायत है और वो लोग सामान्य लक्षणों के साथ होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे बड़े मैच में जो सबसे बड़े प्लेयर होते हैं, यदि वो नहीं चलते हैं तो मुझे लगता है कि वहीं पे सारी की सारी टीम का दम निकल जाता है। उसी तरह भारत के जो इंस्टीट्यूशन है, भारत की जो सत्ता पक्ष है और जो विपक्ष है, उसको जो भूमिका निभानी चाहिए थी कोविड के समय में, वो इसने बिल्कुल भी नहीं निभाई है। क्योंकि इस दौर में चाहे हमारी मीडिया रही हो, हमारी जुडिशरी रही हो या सारा का सारा सामाजिक विमर्श रहा हो, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिखा। बिल्कुल, आपने मीडिया की बात करी तो हम मीडिया के बारे में आने वाले थे मीडिया के लिए। तो जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ, उनकी जो मृत्यु हुई, किसी की भी मृत्यु हो तो उसकी अगर उस पर संदेह है तो जांच होनी चाहिए। लेकिन पिछले 2.5 महीने के अंदर कोविड जैसी महामारी से हमारा देश जूझ रहा है, बराबर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि हमको जीतना है, नंबर बढ़ा के जैसे हमको जीतना है, हम 33 लाख के करीब पहुंच गए हैं। उस दौर में मीडिया की जो रिपोर्टिंग रही है, और आज मीडिया की एक संस्था है, उसने कहा भी किसी एक विषय पर रिपोर्टिंग करना ठीक नहीं है। तो ये कहाँ तक ठीक है? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वैचारिक दरिद्रता के जिस दौर से गुजर रही है, वो हमारे लोकतंत्र को एक ऐसे दलदल में धकेल रही है जहां से हम सब का निकलना लगभग नामुमकिन है। आप जिसे आज मीडिया कहते हैं, यदि इस देश में कोई ऐसा विषय है जिस पे मैं बात नहीं करना चाहता, और इसलिए बात नहीं करना चाहता कि मीडिया का जो आज सारा का सारा चाल चरित्र चेहरा है, वो इस तरह से उसने अपने आप को, अपने स्तर को इतना गिराया है। आप देखिए मीडिया में चल क्या रहा है कि ये रिया की गाड़ी गई, हम रिया की गाड़ी के पीछे हुए हैं, अब रिया घर से निकलेंगी, अब रिया वहाँ जाएगी, अब रिया यहाँ जाएगी। इस बीच में न सूचनाएं हैं, और इस बीच में न जो आवाज़ विहीन लोग हैं उनकी कहीं आवाज़ है। सुशांत का जो ये महा एपिसोड चल रहा है देश में, आपको पता है कि राजनीति के लिए इससे मुफीद कोई माहौल नहीं हो सकता। जहां उसके सामने तमाम चुनौतियां हैं, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में रिजर्व बैंक तमाम तरह की घोषणाएं कर रही है। जिस जीएसटी को अर्धरात्रि के समय शंखनाद के साथ इस देश में लाया गया था, वो जीएसटी देश के गले की फांस बन गई है। राज्य अपना राजस्व ले नहीं पा रहे, और जो केंद्र सरकार है उसने ये उत्तरदायित्व लिया था कि जब तक हम 14% की गति से राजस्व नहीं आता है तो जो उसकी नुकसान होगा वो सारा का सारा केंद्र देगा। लेकिन आज केंद्र ने ये कह दिया है कि मेरे पास कुछ नहीं है, आपको लोन लेना पड़ेगा आरबीआई से। तो जिस जीएसटी के बारे में इतनी उद्घोषणा हुई थी, बेरोजगारी के विषय में आपको पता है देश में क्या आलम है, भुखमरी के बारे में देश का क्या आलम है, ये सारे बहुत बड़े विषय हैं। लेकिन इन विषय को छोड़ के मीडिया सुशांत पर केंद्रित। मीडिया का आपका कहना है कि मीडिया जो ऐसा कर रही है ये नेचुरल नहीं है, ये भी कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश है मीडिया के द्वारा या किसी न किसी के द्वारा। ये ऐसा किया जा रहा है कि जो गंभीर मुद्दे हैं वहाँ से ध्यान हटाने की कोशिश है। टीवी एंकर जिस सनक के साथ अपने स्टूडियो में बैठता है, उसका एकमात्र एजेंडा है इस सनक को, इस आक्रामकता को और इस पशुता को कैसे समाज के व्यक्ति के अंदर घर करके बैठाया जाए। जब वो ये इसमें सफल होता है ना, तो हम मुद्दों से परे चले जाते हैं। आज देश के सामने बहुत गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन टीवी पिछले 2 से 2.5 महीने से सिर्फ सुशांत को दिखा रही है। सुशांत के साथ जो हुआ वो देश को पता होना चाहिए, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है और सबसे प्रीमियम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो उसकी जांच कर रही है। मुझे लगता है मीडिया की इसमें कहीं कोई भूमिका नहीं है, लेकिन मीडिया ने इसका जैसे ट्रायल किया है, कई बार लगता है कि वो सीबीआई से भी आगे जाने की कोशिश करती है, कई बार ऐसे तथ्य लेके आती है जिससे सबसे ज़्यादा उसी का मजाक बनता है। और अभी आपने देखा कि एक प्रवक्ता थे कांग्रेस के, वो बहस के दौरान जिस तरह की स्तरहीन बहस हुई, उसी बहस के दौरान उसके बाद उनको अटैक आया और वो मर गए। इस टीवी में न कहीं आपका स्वर है, न मेरी चिंताएं हैं, न समाज के उस वर्ग, उस तबके की चिंता है जो आवाज़ विहीन है, जिसका समाज में कहीं स्वर नहीं है। मीडिया का उत्तरदायित्व होती है उस स्वर को राजनीति के सामने लेके आए, जुडिशरी और न्यायपालिका के सामने लेके आए, लेकिन उस स्वर को न सिर्फ स्वर देने का प्रयास तो नहीं है, लेकिन उस स्वर को हमेशा के लिए मारने की कोशिश है। और मुझे लगता है देश की एक बड़ी आबादी का अब टीवी से मोह भंग हो गया है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं लोकतंत्र के, जिससे लोकतंत्र ताकतवर होता है, चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, इन्होंने कहीं भी अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से नहीं निभाया है। जैसा कि आपने न्यायालय की बात करी, मैं न्यायालय पे आने वाला था क्योंकि आज हमारा विषय भी है प्रशांत और न्यायालय।
को लेकर, तो प्रशांत भूषण ने जिस तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, तो ये कहाँ तक आप समझते हैं कि कौन सी चीज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है, और कितना बड़ा ये मुद्दा था कि कोविड के बीच, कोविड की बात करूँगा मैं, कोविड के बीच न्यायालय के लिए इतने गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए समय था न्यायालय के पास। जैसे हमारी मीडिया आभासी बहस में सुशांत के साथ व्यस्त है, ऐसी ही न्यायपालिका के पास इस समय बहुत गंभीर मुद्दे थे सुनने के लिए, लेकिन न्यायपालिका ने चुना प्रशांत भूषण के दो ट्वीट को। प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट किए और सारा का सारा विमर्श प्रशांत और जुडिशरी के बीच में सिमट गया। अब सबसे पहले बात आप ये समझ लीजिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना, कोर्ट कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी अवमानना हो जाएगी। कोर्ट में जो लोग, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कोर्ट की रक्षा करने की, सुरक्षा करने की, संविधान के एक एक शब्द को प्रतिष्ठित करने की, उन लोगों के वो लोग क्या सोचते हैं 2 ट्वीट के विषय में। तो अरुण मिश्रा की बेंच ने बता दिया कि ये कंटेम्प्ट है, प्रशांत को गिल्टी किया गया है। उसके बाद प्रशांत ने एक पत्र लिखा जिसमें महात्मा गांधी के कुछ शब्दों को कोट किया कि न दया मांगूंगा न क्षमा मांगूंगा। तो इसके बाद दोनों धड़े, जहां जुडिशरी है वो प्रतिपल, मुझे लगता है कि देश के जो लोग हैं उनकी नज़र में उसका रोज कंटेम्प्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कि समाज का अंतिम व्यक्ति जानता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम एजेंसी है देश की न्यायिक, क्या इस देश के एक सामान्य से व्यक्ति की पहुंच में वहां न्याय लेना संभव है। जब प्रशांत भूषण का सारा विमर्श चल रहा था तो प्रशांत को जिस तरह से सुना गया, प्रशांत ने जैसे जवाब दिया, उसके बाद प्रशांत के धड़े ने ऐसे प्रचारित करना शुरू कर दिया जैसे सुप्रीम कोर्ट की सारी जो अव्यवस्थाएं थी, अनियमितताएं थी, जो सारे के सारे कमियां थी, वो सारी की सारी समाप्त हो गई हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रशांत भूषण इस देश के सबसे ताकतवर वकील हैं। उनके साथ बहस में क्या होता है, इससे सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं बढ़ता है। क्या कभी इस देश का अंतिम व्यक्ति, साधनहीन, आर्थिक रूप से विपन्न व्यक्ति, कभी वहां खड़े होकर ये बात कर सकता है कोर्ट के सामने कि आपने जो किया वो बिल्कुल भी देश हित में नहीं किया, व्यक्ति हित में नहीं किया, और आप जो कर रहे हैं वो खुला करप्शन कर रहे हैं। और इस बात को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट पूरी जिम्मेदारी के साथ सुन लेगा, मान लेगा, उस दिन सुप्रीम कोर्ट की समस्याएं समाप्त होंगी। प्रशांत भूषण की बहस में मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा ना दया मांगूंगा ना क्षमा, गांधी को कोट किया। प्रशांत भूषण का पक्ष एकदम उनको नायक घोषित करने लगा, उनको गांधी बनाने लगा, उनको भगत सिंह बनाने लगा। एक ऐसे व्यक्ति को जो कभी सड़क पे नहीं उतरा, जिसने संघर्ष नहीं किया। किसी ना किसी तरीका प्रिविलेज तो प्रशांत भूषण के साथ दिखता है, क्योंकि सरकार के अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि माफ़ कर दिया जाए। अब आप सोचिए, जो सरकार के वकील हैं, कोर्ट कह रहा है कि माफी मांग लीजिए। एक तरह से ये नूरा कुश्ती है। इससे, इस पूरे विमर्श से, इस पूरी बहस से देश के लिए कहीं कुछ नहीं निकलने वाला है, और ना सुप्रीम कोर्ट के प्रति लोगों की आस्था बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट की आस्था बढ़ती जब लॉकडाउन था, लोग सड़कों पे मर रहे थे, कट रहे थे, भूख से आत्महत्याएं कर रहे थे। जब इस विषय को सुना जाना चाहिए था, तब सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से सत्ता की तरफ से बैटिंग कर रहा था और वो कह रहा था कि देश में कहीं कोई समस्या नहीं है। जब और बताया गया कि ये एक काल्पनिक समस्या को लोग हमारे सामने रख रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा लोग सड़कों पर मरने लगे, पुलिस लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करने लगी, उसके बाद कोर्ट ने इसको संक्षिप्त में सुना और उसके बाद सरकार का जवाब मांगा। आज वो जवाब किस स्थिति में है, सुप्रीम कोर्ट के बाद सरकार ने ऐसा क्या प्रयास किया। तो जिन प्रयासों से कोर्ट की मान बढ़ेगा वो कोर्ट सुनना नहीं चाहता। लेकिन एक व्यर्थ के कुछ मैन्युफैक्चर्ड ये जो मुद्दे हैं, मैंने बताया कि चाहे वो सुशांत का मुद्दा हो, चाहे प्रशांत का मुद्दा हो, ये इस समय कोविड जैसे महासंकट में, जब सारे देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, और भारत की चुनौती सिर्फ कोविड की नहीं है। हम कोविड से पहले 45 वर्ष की सबसे बड़ी बेरोजगारी में है। कोविड से पहले लगातार पिछली 3 तिमाही में हमारी अर्थव्यवस्था गिरी है। हम पहले ही बड़े संकट में थे, कोविड ने उसको और बढ़ाया है। अभी देश की वित्त मंत्री कह रही हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। मैं मान लेता हूं कि कोविड के समय आप कह सकते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड है, लेकिन हम उससे पहले भी बेहतर स्थिति में नहीं थे। लेकिन कोविड को बहाना बनाया जा रहा है अपनी सारी की सारी असफलताओं को छुपाने का, अपनी सारे के सारे निरर्थक प्रयासों को छुपाने का। और आप देख रहे हैं जिस दौर में देश बहुत संकट में है, उस दौर में प्रधानमंत्री और मोदी के बीच बहुत अच्छी ट्यूनिंग चल रही है।
लगता है कि प्रधानमंत्री बहुत निश्चिंत हैं, उन्हें देश की कितनी पीड़ा है, कितना दर्द है, वो इन फोटोओं से झलकता है। तो मुझे लगता है कि ये सारे जो मुद्दे हैं ये कहीं भी लोगों के विमर्श के मुद्दे नहीं हैं। इन मुद्दों के माध्यम से कुछ लोगों को नायक बनाया जा रहा है, कुछ लोगों को खलनायक बनाया जा रहा है, लेकिन इस बीच में देश और देश के लोग पिस रहे हैं। क्या ये भी बिल्कुल सुनियोजित तरीके से किया जाता है कि जानबूझ के कहीं ना कहीं नायक खलनायक आर्टिफिशियल नायक खलनायक बनाए जाते हैं? अब आप ये एक पत्र जिसमें हम महात्मा गांधी को कोट करते हैं, उसके बाद यदि हम प्रशांत को नायक बनाने में लग जाते हैं, सोनू सूद छोटा सा प्रयास कर देते हैं और पूरा के पूरे देश की मीडिया सारे के सारे लोग सोनू को स्टार मानने लगते हैं। ये जो पर्सनैलिटी कल्ट का जो कल्चर है हमारे यहाँ, लोकतंत्र में हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है और जिसका जो सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य से जो कुछ भी करता है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सोनू सूद है। लेकिन क्या जो प्रिविलेज सोनू सूद के साथ है वो समाज के उस व्यक्ति के भी साथ है जिसने अपने छोटे से सामर्थ्य से बहुत सारे घरों में आटा पहुंचाया, इस कष्ट की घड़ी में बहुत सारे लोगों की भूख को मिटाने का प्रयास किया, और जो कुछ न करने के सामर्थ्य में था वो बतौर वॉलंटियर सड़क पर लोगों की मदद कर रहे थे। क्या इन लोगों के प्रयास सोनू सूद से कम है? लेकिन सिर्फ एक सोनू सूद को आगे करके बहुत सारे मुद्दों को दबाया जाता है, सरकार की असफलताओं को छुपाया जाता है, हमारी अव्यवस्थाओं को छुपाया जाता है। तो जब हम किसी व्यक्तित्व को खड़ा कर देते हैं तो जो इंस्टीट्यूशन में और देश में सारी जो कमियां होती हैं वो छुप जाती हैं और हम सिर्फ इन नायकों पर बात करते रहते हैं। और समय के सारे जब एक तूफान आता है तो ऐसे नायक बिल्कुल धूमिल हो जाते हैं। इनका कहीं 1 वर्ष बाद या 6 महीने बाद कोई विमर्श में नहीं होंगे। शास्त्री, फिर से न्यायालय पे आना चाहूँगा। मैं ये देखता हूँ कि जिस तरीके से सेडिशन का लॉ है, जिस तरीके से यूएपीए है, एनएसए है, ऐसे कानूनों से कहीं ना कहीं अभी तक ऐसा लगता है कि डिसेंट को दबाया जाता है, डिसेंट को कमज़ोर करने का काम किया जाता है। क्या ये कहीं नया हथियार तो नहीं है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसी क्रम में आगे तो नहीं है? जैसे आपने सेडिशन का जिक्र किया, आपने एनएसए का किया, यूएपीए का किया, तो अब तक जो सेडिशन, यूएपी और राशु का जो एनएसए है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसमें जितने लोग भी इस दौर में कन्विक्टेड हुए हैं या जिनके ऊपर इन कानूनों को लगाया गया है, वो सारे के सारे वो लोग हैं जो सोशली बहुत मुखर हैं लोगों को लेके। तो कभी उनके ऊपर अरवन नक्सल का टैग लग जाता है, कभी उन पे कम्युनिस्ट होने का टैग लग जाता है, और मतलब आप यदि सरकार के विरुद्ध में बोलते हैं तो आप टेररिस्ट भी हो जाते हैं। यदि आप मुसलमान हैं, जैसे कफील है, कफील के पूरे घटनाक्रम को यदि आप देखेंगे, डॉक्टर कफील के, तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति ने अपने रिसोर्सेज से कोशिश की वहाँ बच्चों को बचाने की। अब सरकार की असफलता को देश के सामने जब लाने का उत्तरदायित्व तो मीडिया पे था, तो मीडिया को और भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसको बहुत आसानी से खलनायक बनाया जा सके। तो आपको पता है हमारे यहाँ मुसलमान को बहुत आसानी से खलनायक बनाया जा सकता है और हम उसके टारगेट किया जा सकता है। डॉक्टर कफील का सिर्फ मुसलमान होना, क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो मानवता का काम किया। अब तक उनके विरुद्ध सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। योगी जैसा आक्रामक व्यक्ति मुख्यमंत्री है, लेकिन अब तक एक भी चीज़ उनके विरुद्ध नहीं ढूंढ पाया है। और उनको जेल में यदि डाला गया है तो उस भाषण के लिए डाला गया है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने दिया। और उस भाषण को जितना मैंने सुना है, जितना लोगों ने सुना है, मुझे लगता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये लगे कि डॉक्टर कफील राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे ही सेडिशन, यूएपीए में भी जिन लोगों को अभी एनआरसी, सीए के जो प्रोटेस्ट हुए, उनमें जो लोग भी मुखर थे सरकार के विरुद्ध, और मुझे लगता है इन सब में जो सरकार के समर्थक लोग भी हैं वो भी ये मानेंगे, यूएपीए, जो एनआरसी और सीए के जो प्रोटेस्ट हुए, इतना कॉन्स्टिट्यूशनली राइट प्रोटेस्ट आज तक इस देश में नहीं हुए। इतना संविधान की मान सम्मान को बढ़ाने वाले प्रोटेस्ट कभी नहीं हुए। देश के उन सारे नायकों को इसमें हीरो बनाया गया, जैसे अंबेडकर हैं, गांधी हैं, लोहिया हैं, जयप्रकाश हैं, भगत सिंह हैं। इन सारे लोगों को आगे रख के ये प्रोटेस्ट करे गए। इन प्रोटेस्ट को देश में जो लोग सत्ता पक्ष के हैं वो भी मानते हैं कि बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत राइट प्रोटेस्ट थे। इन प्रोटेस्ट में जो लोग भी थे, तो आप देखिए कि उन सारे के सारे लोगों को यूएपीए में निरुद्ध करके जेल में डाला जाए, चाहे सफूरा जरगर हो या उमर खालिद हों, जो लोग भी हों। और अभी आपको पता है तबलीगी जमात का भी एक केस चला था, जी। जिन दौरान हमें कोविड के जो चुनौतियां थी उनसे जूझना चाहिए था, तब एक दौर चला था। हाँ, तो वो जैसे आज सुशांत चल रहा है, ऐसे तबलीगी जमात का भी दौर चला था। और अभी बॉम्बे हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिनमें उन्होंने लताड़ मारी है और उन्होंने कहा है कि देश में कोविड के लिए तबलीगी जमात का कहीं
ऐसा कोई भी मतलब ऐसा चिन्ह नहीं दिखता है जिससे ये लगे कि देश में कोविड इसकी वजह से बढ़ा। तो बात क्या है कि हम विमर्श को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। चाहे वो जुडिशरी है, वो अपने उत्तरदायित्व से भाग रही है। जब सत्ता पक्ष लोकतंत्र के हर हिस्से को नोच नोच के खा रही हो, उस दौर में विपक्ष का उत्तरदायित्व है कि यदि वो कम से कम लोकतंत्र का रक्षण न कर सके तो सत्ता पक्ष जो लोकतंत्र को जगह जगह से नोच रहा है, उसे कमजोर कर रहा है, उसमें जो घाव पैदा कर रहा है, कम से कम इतना प्रयास तो किया जाए कि ये उसको घाव न दे पाए। आप लोकतंत्र को बचा पाए न बचा पाए, लेकिन जख्मी होते लोकतंत्र की यदि हम संरक्षण भी दे पाते हैं तो विपक्ष अपने उत्तरदायित्व को निभा लेता है। लेकिन जैसा विपक्ष हमारे देश में अभी है, चाहे वो कांग्रेस है या जो दूसरे भी लोग हैं, मुझे लगता है कि ना तो उनमें विपक्ष बनने का सामर्थ्य है और न लोकतंत्र के प्रति उनकी बहुत बड़ी आस्था रही है। क्योंकि जब लोग ये लोग सत्ता में रहे हैं तो इन्होंने भी लोकतंत्र का ऐसा ही मखौल बनाया है और आज जो लोग हैं उन्होंने इन्हीं से सीखा है, बस ये उनसे 2 कदम आगे हैं। और इस समय देश को मैं अगर सबसे बड़ा खतरा किसी को है तो वो इस देश के युवाओं को है, इस देश के गरीब को है, इस देश के किसान को है, इस देश के संविधान को है और इस देश के हर उस व्यक्ति को है जिसको लगता है कि समाज में लोकतंत्र को स्थापित होना चाहिए, लेकिन बैकडोर से लोकतंत्र के नाम पे लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है। सारी संस्थाओं को कैप्चर कर लिया है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे सीबीआई हो, जितने भी हमको संस्थाएं दिखती हैं वो सीधे तौर पर पूरी बेशर्मी से सरकार के एजेंडे को, सरकार के काम को आगे बढ़ा रही हैं। और जिस देश में देशभक्ति और देशद्रोह का विमर्श एक पर्टिकुलर पार्टी से जुड़ जाए, यदि हम पार्टी का विरोध करते हैं तो हम देशद्रोही हो जाते हैं और यदि हम पार्टी का समर्थन करते हैं तो हम राष्ट्रभक्त हो जाते हैं। चाहे उसके बाद हम राष्ट्र को रोज़ अपमानित करें, लेकिन हम राष्ट्रभक्त रहेंगे एक पार्टी से जुड़े रहें तो। चलो मैं ये और पूछना चाहूँगा कि जो मैंने सवाल पूछे, जो आपने जवाब दिए, कहीं ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में ना आ जाए। मुझे लगता है कि यदि किसी व्यक्ति के 2 ट्वीट कंटेम्प्ट हो सकते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की विषय यदि बनता है तो बन जाए। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस विकट समय में भी बोल रहे हैं और मुलाकात का ये जो मंच है, ये इतना सार्थक मंच है। हमने ये प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से और आपकी उसमें महती भूमिका है और इसमें कैमरे के पीछे जो आमिर हैं इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम सब ये कोशिश कर रहे हैं कि समाज को वो सच दिखाने की कोशिश करी जाए। न सुशांत से इस देश का भला होना है, न प्रशांत से इस देश का भला होना है, न दूसरे किसी ऐसे मुद्दे से इस देश का भला होना है जो आम जन के दुख और दर्द से नहीं, इस देश का भला होना है शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से, इंफ्रास्ट्रक्चर से। और इन सारे विमर्शों को मूल जो विमर्श की धारा है उसमें कहीं आज स्पेस नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रही। हमारा एक और विषय था जेई और नीट। तो जेई नीट पे मैं आना चाहता हूँ। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से जेई नीट कोविड के बीच में जेई नीट का एग्ज़ाम कराने का फैसला सरकार ने ले लिया है और कुछ छात्र संगठन और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ आज इस एग्ज़ाम के विरोध में हैं, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें सिर्फ एक सुखद पक्ष है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों छात्रों की चिंता में पतले हुए जा रहे हैं। पहली बार है कि छात्र केंद्र में हैं, लेकिन आपको इसमें एक बात समझनी होगी। यदि ये लोग इतने चिंतित हैं छात्रों के लिए, तो जो छात्र फॉर्म भरने के बाद 4-4 वर्ष उस परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा करते हैं, परीक्षा परिणाम आ भी जाता है, अपॉइंटमेंट हो भी जाता है, तो नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा करते हैं। 5-5 वर्ष लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ती है नियुक्ति पत्र मिलने के बाद। नियुक्ति होने में जब कहीं भी जगह निकलती है किसी भी आयोग में, तो ना पक्ष लड़ता है ना विपक्ष लड़ता है। हमारे जितने भी शैक्षणिक संस्थान है और वहाँ शिक्षा की आज जो स्थिति है, और मूल रूप से उत्तर भारत के जो राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर भारत के हिंदी पट्टी के जितने भी राज्य हैं, यहाँ जो शिक्षा की व्यवस्था है और जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की जो स्थिति है, यदि पक्ष और विपक्ष इसके लिए परेशान होकर रोड सड़क पर आते तो मुझे लगता है कि ये छात्रों के हित में उतरे हैं। लेकिन आज जो हो रहा है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। यदि नेट और जेई इतना बड़ा सवाल है देश के लिए, तो आप ये बताइए कि अभी हमने कौन सा ऐसा एक विद्यालय है जहाँ विधिवत क्लास शुरू हुई है। यदि जेई और नीट की परीक्षाएं हो भी जाती हैं तो आपके पास क्या रोड मैप है कि क्लास कब से शुरू होंगी। और मुझे लगता है
कि कम से कम 5 से 6 राज्य ऐसे हैं, चाहे बिहार है, चाहे आसाम है, पूर्वोत्तर के बहुत सारे राज्य हैं, गुजरात है, जो बाढ़ से त्रस्त हैं। कोविड की मार दूसरी है। आपको पता है इस बीच में लोग ट्रॉमा में हैं, बहुत बड़े संशय में हैं, बहुत बड़ी चिंताओं में जब लोग थे और युवाओं को भी लग रहा था कि अनिश्चय में हैं हम लोग, उस बीच में जो लोग तैयारियां कर रहे थे वो अपने घरों पर वापस आ गए हैं। पूरी का पूरी रूटीन कोविड की वजह से टूटा है। जो बच्चे पढ़ सकते थे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर थे वो अपने गांव वापस चले गए ऑनलाइन क्लासेस की। और आपको पता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर का सारा नेटवर्क है वो गांव में कितना कमज़ोर है। वो लोग ऑनलाइन पढ़ नहीं सकते हैं। बाढ़ की अपनी समस्याएं हैं, कोविड की अपनी चिंताएं हैं। तो मुझे लगता है इस बीच में हमें प्रतिष्ठा नहीं बनानी चाहिए। एग्ज़ाम को यदि 1 आध महीने टाला जा सकता है, बिल्कुल परीक्षाएं होनी चाहिए, लेकिन उसमें छात्रों का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें जो नियामक संस्था है, छात्र हैं और जो राज्य जहां परीक्षा होनी है, ये सिर्फ 3 कड़ियां हैं। नियामक संस्था को लगता है यदि उचित समय है तो होनी चाहिए, छात्रों को लगता है कि हमें इससे अभी कोई आपत्ति नहीं है तो होने चाहिए, और यदि राज्य को कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि आज जो मीडिया कह रहा है, अभी कोई एक पत्रकार था मूर्ख, जिसने कहा कि अभी देश के सैनिक देश पर जब सुरक्षा में लगे हुए हैं तो क्या बच्चे परीक्षा नहीं दे सकते। ऐसे निरक्षर लोग जब टीवी स्टूडियो में बतौर पत्रकार बैठ जाते हैं, इनसे ये पूछना चाहिए कि देश की सुरक्षा एक अलग विषय है और परीक्षा एक बिल्कुल अलग विषय है। जिस दौर में एक टीवी एंकर अपने कैबिन को छोड़ के ज़मीन पे नहीं आना चाहता सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से, जी, हमारी पार्लियामेंट फंक्शनिंग नहीं कर रही है। देश में इतनी बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। इस समय पार्लियामेंट को रनिंग होना चाहिए था, उस समय पार्लियामेंट कोविड के डर से बैठी हुई है, लेकिन छात्रों को उस दलदल में धकेला जा रहा है जहां से हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो और कुछ एक की मौत हो जाए। और यही मीडिया जो आज परीक्षाओं पर जोर दे रही है, और वो दल जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, यदि वहां कोविड से छात्रों को कुछ भी होता है तो यही मीडिया फिर उन्हीं राज्य सरकारों को घेरेगी। राज्य सरकारों की अपनी समस्याएं हैं, यही मीडिया कल उनको ये अवसर नहीं देगी कहीं भी बोलने का, क्योंकि आज ये जोर दे रहे हैं परीक्षा दो, कल कोई बच्चा संक्रमित हो जाता है और मान लो उसकी कहीं मृत्यु हो जाती है संक्रमण से, फिर इस मीडिया का क्या स्टैंड होगा। और वो भी वो राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो मीडिया शायद चुप ही रहेगा, लेकिन हमें ये सारी चीज़ें देखनी होगी। हमें छात्र हित भी आगे रखना है, उस राज्य को भी देखना है कि वो इस परिस्थिति में है कि नहीं, करा पाएगा या नहीं करा पाएगा, और जो नियामक संस्था है उनको इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहना है। एक फेयर रेफरेंडम सरकार को कराना चाहिए, क्योंकि इसमें एक भी छात्र यदि संक्रमित होता है, एक भी छात्र की यदि क्षति होती है, तो मुझे लगता है कि इसकी क्षमा कहीं भी किसी भी कोर्ट में नहीं है, ईश्वर के दरबार में भी नहीं है। हम सबको बहुत फूंक कर इस मुद्दे पर कदम उठाना है। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन इसको मीडिया हल्का बना रहा है, पक्ष और विपक्ष हल्का बना रहा है। जो विपक्ष पूरे कोविड काल में अपने घरों में सिमटा रहा, वो आज सड़कों पर आ रहा है इस मुद्दे को लेके। वो पक्ष, वो सत्तारूढ़ दल जिन्होंने कोविड के समय पूरी बेशर्माई से जितनी भी अव्यवस्थाएं थीं, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो या लोगों को राशन पहुंचाने के मामले में हो, उन्होंने कहीं गंभीरता नहीं दिखाई, लेकिन इस मुद्दे पे बहुत गंभीर हैं। तो हम सबको इस चीज़ को देख के छात्र हित को सर्वोपरि रख के ये प्रयास करना चाहिए कि जो छात्र चाहते हैं वो हो, और एक भी छात्र कहीं संक्रमित ना हो, ऐसी व्यवस्था रखें। ये देश आर्थिक, चूँकि डाइवर्सिटी वाला देश है, विविधता वाला देश है, तो यहाँ का जो वर्ग है, अलग अलग वर्ग है, उसकी अपनी आर्थिक हैसियत अलग अलग है। इतनी डाइवर्सिटी है यहाँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नीट की परीक्षा देनी है, जो अरब कंट्रीज़ में है, तो उनको वंदे भारत जो अभियान है उसके तहत देश में आना है, क्या वो आ पाएंगे। बहुत सारी समस्याएं, बाढ़ की अपनी समस्याएं हैं। जो लोग गांव पहुंच गए हैं वो लोग क्लास नहीं ले पाए हैं, वो पूरा का पूरा उनकी शिक्षा बाधित हुई है कोविड की वजह से। तो सारे पहलुओं को देख के कुछ ऐसा हल निकालना चाहिए। यदि 1 आध महीने परीक्षा टाली जा सकती हो तो मुझे लगता है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको हम आगे करके सारे बच्चों को बेलफेथ में लेके अच्छे प्रयास के साथ ये परीक्षाएं कराएं। इससे छात्रों का भी वर्ष बच जाए और छात्र हानि भी ना हो। जैसा कि मेधाव्रत शास्त्री जी ने हर सवाल का जवाब बेबाकी से दिया, अपना एक बेहतरीन दृष्टिकोण रखा, ऐसे ही आगे भी हर बड़ी घटना के ऊपर, हर एक संवेदनशील विषय के ऊपर हम वीडियो बनाते रहेंगे। इन सब के बीच अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है आपका प्यार। आप वीडियो को लाइक करके, शेयर करके
हमें ऊर्जा देते रहें ताकि हम ऐसे कार्यक्रम द्वारा कर सकें। और मुलाकात का मंच ये वह मंच है, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हर एक वह व्यक्ति जो अपने विचार रखता है, जो अपनी सोच रखता है, अपनी समझ रखता है किसी भी मुद्दे के ऊपर, यह उस व्यक्ति का मंच होगा और आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। हर वह व्यक्ति मुलाकात से जुड़ने की कोशिश करे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।